फीबी ने धन्यवादपूर्वक स्वीकार किया कि शव की घटना वाटर हीटर के साथ एक समस्या थी। उसने स्पष्ट रूप से बाथरूम के दर्पण पर एलिसन का संदेश नहीं देखा। हालांकि उस रात के बाद वह स्वाभाविक रूप से हमारे रिश्ते से दूर चली गई और मैंने उसे अपने साथ रखने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। मुझे वैसे भी किसी भी गहन चीज से एक ब्रेक की जरूरत थी। कुछ सप्ताह बाद आधी रात में मेरी नींद एक बच्चे के रोने की आवाज से खुली। मैं जानता था कि यह कहां से आ रहा था और मैं जानता था कि यह वहां क्यों था। एलिसन एक बच्चा पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी और मैं उसे वह देना चाहता था। हमने शादी के तुरंत बाद कोशिश की और गर्भवती होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह जानती थी कि यह एक लड़की है। हमने अतिथि कक्ष को गुलाबी रंग से रंग दिया। हमने लड़की के बच्चे के कपड़े और एक गुलाबी पालना खरीदा। हमने इसे अतिथि कक्ष में स्थापित किया, भले ही अभी 6 महीने बाकी थे। हम कभी अधिक खुश नहीं थे। एलिसन का गर्भपात हो गया। मैं स्थिति के बारे में बस इतना ही लिखने में सक्षम हूँ। उसके बाद हम प्रयास करते रहे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और वास्तव में उसके सर्वाइकल कैंसर का पता चला। मेरे अंदर का सबसे दर्दनाक हिस्सा आश्चर्य के बिना नहीं रह सका कि क्या कैंसर गर्भपात से आया था या इसका गर्भपात से कोई लेना देना था। निदान के बाद हमने बस एक दूसरे का आनंद लेने की कोशिश की। हम ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पाए। मैं अतिथि कक्ष के बंद दरवाजे के पास गया और दूसरी ओर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मैंने इसे 1 सेकंड दिया, इस सब के दर्द से कराहते हुए, इससे पहले कि दुनिया के प्रति मेरा गुस्सा मेरे अंदर उबलने लगे, और मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरा दिमाग कमरे को खाली देखने के लिए तैयार था, जैसा कि मिस्कराज के बाद से था। इसके बजाय मैंने दूर कोने में वह गुलाबी पालना देखा और मैंने एलिसन को उसके सामने खड़ा देखा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने अपना पारदर्शी नाइट गाउन पहना हुआ था। कपड़ा मुश्किल से उसके हल्के फ्रेम से चिपक रहा था। ये देखकर मेरा दिल टूट गया कि वह पालने में कुछ भी नहीं देख रही थी। बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। इसकी जगह एलिसन की परिचित कपित फुसफुसाहट ने ले ली। मैं अब डरा हुआ नहीं था, मैं दुखी था। एलिसन इधर उधर घूमी और मैंने एक सांस के लिए उसका चेहरा देखा। उसकी पीली हरी आंखें बस 1 सेकंड के लिए मेरी दृष्टि में नाच रही थी। उसने मुझ पर एक तीखी चीख भेजी, फिर वह चली गई और मैं अकेला रह गया। इससे भी बुरी बात यह है कि जब मैं स्तब्ध होकर दरवाजे पर खड़ा था तो मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे पास से गुजर रही है। क्या ये वह थी? मैंने अगले दिन बच्चे का सारा सामान साफ किया और उसे दान कर दिया। हमने इस उम्मीद में इसे लटका रखा था कि हमारे पास एक और होगा, और ऐसा कभी नहीं होने वाला था। बच्चों के सामान के संग्रह में बधाई कार्डों का एक बॉक्स था। जब हमने अपने परिवार और दोस्तों को बताया था कि हम उम्मीद कर रहे थे। एलिसन की चचेरी बहन लीशा के एक कार्ड ने मेरी स्मृति को जागृत कर दिया। लीशा एक माध्यम थी। मेरे अंदर का संशय लीशा को माफ करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे यह नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ, और उसके पास एलिसन की तस्वीरें थीं और मैं पहले से ही उसके लिविंग रूम में उसकी काम की मेज पर इंतजार कर रहा था, जिसमें बासी घास की गंध आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि वह जानती थी कि मैं आ रहा हूँ। एलिसन ने उससे संपर्क नहीं किया था, लेकिन उसने कुछ सप्ताह पहले उसकी उपस्थिति महसूस की थी।
लीशा ने मुझे समझाया कि उनके परिवार के पेड़ के इतिहास में किसी बिंदु पर एलिसन के परिवार ने कुछ ऐसा पार किया था जिसे उन्हें पार नहीं करना चाहिए था, और उनकी रक्तरेखा एक अभिशाप से संक्रमित थी जो परिवार के हर सदस्य में व्याप्त थी। ऐसा लगता था कि यहाँ तक कि जो लोग एलिसन जैसे अन्य लोगों की तरह आंतरिक राक्षसों से पीड़ित नहीं थे, उनके साथ हमेशा कुछ दुखद होता था। घातक कार दुर्घटनाएं, मस्तिष्क ट्यूमर, कम उम्र में दिल का दौरा, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, हर किसी को इसमें घसीटा गया था अंधकार किसी तरह। भले ही उन्होंने जीवन में सफल होकर इससे लड़ने की कोशिश की। लीशा ने मुझे ये समझाकर सांत्वना दी कि एलिसन के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, जब भी मैं सक्षम थी, उसे प्यार दिया। ये सब समझाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने लीशा को बताया कि मेरे और एलिसन के साथ क्या हो रहा था। ऐसा करने के लिए माफी मांगने के बाद उसने वेब से एक लंबा प्रहार किया और उसने अपने लंबे घुंघराले बालों को अपने चेहरे पर झटक लिया। वह जो कुछ भी प्रसारित कर रही थी उससे जुड़ने के लिए उसने खुद को कुछ समय दिया, और उसने एक महिला के लिए असंभव रूप से मेरे हाथ को जोर से दबाया, जो देखने में ऐसी लग रही थी कि उसका वजन 100 पाउंड से अधिक नहीं हो सकता था। भीगते हुए लीशा ने बताया कि जब एलिसन दूसरी तरफ से गुजरी तो उसके परिवार का आसपास होना अच्छी बात नहीं थी। वह सोचती है कि जैसे ही वह वहां से गुजरी, उनकी अंधेरी ऊर्जा ने उसे संक्रमित कर दिया, और हो सकता है कि दूसरी तरफ किसी अंधेरे या राक्षस ने उसमें घुसपैठ कर ली हो, और अब वह अंधेरा उस पर हावी हो रहा था और उसे मेरी ओर धकेल रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि कैंसर में अंधेरा या दानव रहता था जिसने उन्हें मार डाला, और हो सकता है कि यह कैंसर के पहले अंकुर से ही उन्हें प्रभावित कर रहा हो, उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा हो, जिससे वह गुस्सा पैदा हो रहा हो जिसने हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाया हो। उसने गर्भपात के बारे में कुछ संकेत दिया लेकिन खुद को रोक लिया। उन्होंने कहा कि भूत वे आत्माएं हैं जो अपने जीवन और दुनिया के साथ अनसुलझी महसूस करती हैं और उस पर टिके रहने की कोशिश करती रहती हैं, और राक्षस परजीवियों की तरह काम कर सकते हैं, उन भूतों का उपयोग करके वापस आ सकते हैं और जीवित दुनिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एलिसन के साथ शायद यही हो रहा था। लीशा ने बताया कि एलिसन की चुराई गई और कटी हुई आत्मा के आखिरी टुकड़ों को रखना शुरू करने का एकमात्र तरीका ये था कि मैं शारीरिक और डिजिटल रूप से उस हर एक चीज़ से छुटकारा पा लूं जिसे मैंने पकड़ रखा था। मैं यह नहीं करना चाहता था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि यही एकमात्र रास्ता है। उसने ये भी कहा कि मुझे उस टैटू से छुटकारा पाना होगा जो एलिसन ने मुझे दिया था। क्या? लीशा ने मुझे एक दर्पण दिया और मेरे बाएं कान के पीछे काली स्याही से खुदा हुआ सबसे छोटा अक्षर दिखाया। मुझे शौव में पानी उबलने की घटना के ठीक बाद वहाँ पपड़ी और दर्द याद आया। मैंने इसे जलने और ठीक करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लिख दिया था और कभी भी अपने कान के पीछे नहीं देखा था। उसने समझाया कि एलिसन ने इसे मुझे लगभग उसी समय दिया होगा जब मैं सो रही थी। लीशा ने भी इस बात पर जोर दिया कि मैं उस घर से बाहर चली जाऊं जिसमें हम साथ रहते थे। मैं सहमत हो गई और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। मैं घर वापस गया और एलिसन की सारी चीज़ें साफ करना शुरू कर दिया। मुझसे जितना हो सका मैंने दान दिया। आखिरी टुकड़ा मेरी शादी की अंगूठी थी। मैंने 1 साल के बाद इसे पहनना बंद कर दिया, लेकिन इसे अपनी नाइटस्टैंड में रख लिया। यह एक ऐसी सिफारिश थी जिसका मैंने पूरी तरह से पालन नहीं किया। जैसा उसने सुझाव दिया था, मैंने उससे छुटकारा नहीं पाया।
मैंने इसे अपने बैंक के सुरक्षित जमा बॉक्स में रख दिया। मैं इसे दुनिया में मौजूद न होना बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे अपने माता पिता के घर में कुछ अनुग्रह का अनुभव हुआ। मैं बिना किसी व्यवधान के 1 सप्ताह तक वहां रहा। आखिरकार मुझे अच्छी नींद आ गई। कुछ काम पूरा हो गया। फिर से खाना शुरू कर दिया। मेरे आने के बाद पहली रविवार की रात को हमने अपने माता पिता के साथ घर पर शानदार रात्रिभोज किया। शराब के 3 भरे गिलासों ने मुझे अच्छा महसूस कराया और मुझे इस पल में तरोताजा कर दिया। उस शराब ने मुझे सुलाने और काफी समय तक वहीं रहने में मदद की, लेकिन पूरी रात नहीं। शराब पीने के कारण मुझे हमेशा आधी रात में उठकर पेशाब करना पड़ता था। मैं बाथरूम में था जब मैंने संगीत की आवाज़ सुनी। संगीत ने मुझे अंधेरे लिविंग रूम में खींच लिया और मुझे एहसास हुआ कि यह संगीत नहीं था, यह एलिसन की आवाज़ थी जो कमरे में इको डॉट से धीमी गति से आ रही थी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी। मैं कमरे के उस कोने में चला गया जहां अलेक्सा को सुनने की कोशिश करनी थी। अलेक्सा के बगल में एक जलती हुई मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिसकी लौ डिवाइस से निकलने वाले नर्म शब्दों की लय के साथ टिमटिमा रही थी। जब हम बिस्तर पर गए तो मुझे याद नहीं था कि मोमबत्ती जल रही थी। अलेक्सा के करीब मैं मशीन से निकलने वाले शब्दों को पहचान सकता था। मैंने एलिसन और मैंने एक दूसरे को पढ़ते हुए विवाह प्रतिज्ञा का एक अंश सुना। मेरी भावनाएं मेरे सीने में उमड़ पड़ी और एक साथ कमरे में दर्जनों अन्य मोमबत्तियां तेज लिपटों के साथ जल उठी, जिससे मेरे चारों ओर कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। 1 सेकंड के लिए मैंने अपने सामने अलेक्सा के बगल में खड़े किसी व्यक्ति की झलक देखी, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सभी मोमबत्तियां टूट गईं और उस व्यक्ति की छवि गायब हो गई। मेरे सामने मोमबत्ती मेरे माता पिता की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर पर गिर गई, जिसमें एलिसन और मैं अपनी शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे, गर्मियों की दोपहर में एक सुनहरे मैदान में खड़े थे। मैंने फ्रेम और फोटो को अविश्वसनीय गति से जलते हुए देखा। अभी भी जमे हुए। मैंने अलेक्सा स्विच पर एलिसन की पढ़ने से लेकर रोने तक की आवाज़ सुनी। उन परिचित सिसकियों ने मेरे कानों को भर दिया और जितनी देर मैं वहां खड़ा रहा, उतनी ही तेज और तेज होने लगी। मेरे चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। फिर भी मैं अभी भी हिल नहीं सका। मैंने अपने पीछे से अपनी माँ की चीख सुनी। एलिसन की चीखें अलेक्सा पर तेज हो गईं, मानो वे मेरी माँ की चीखों से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हों। मेरी माँ मुझे कमरे से बाहर निकालने में सक्षम थी। हम सभी घर से बाहर निकलने में सक्षम थे और अग्निशमन विभाग जल्द ही वहां पहुंच गया, जिससे घर को केवल कुछ मामूली आग की क्षति से बचाया जा सका। मैं तुरंत लीशा से मिलने गया। वह अपने घर के सामने बरामदे में इंतजार कर रही थी। भले ही अभी भोर हुई थी और मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं एक कप कॉफ़ी और एक ताज़ा कटोरा खरपतवार लेकर आ रहा हूँ। लीशा मुझे अंदर ले गई और बैठाया। उसने मेरा चेहरा पकड़ लिया और मेरा चेहरा अपने पास खींच लिया। मैं उन शब्दों को साझा करूँगा जो उसने मेरे साथ साझा किए। एलिसन तुमसे प्यार करता था। वह कभी भी आपके साथ ऐसा कोई भयानक काम नहीं करेगी, लेकिन यह अब उसकी नहीं है। उस अंधकार ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। उसमें अभी भी कुछ है और उसकी रोशनी उसके अंदर गहराई से, और कभी कभी यह टूट जाती है और आपको उस मिठास में से कुछ भेजती है जिसने आपको उससे प्यार किया है, लेकिन अब यह हमेशा केवल संक्षिप्त होगा। आप अब और नहीं रुक सकते।
आप उसे अपने दिमाग और अपने दिल में रख सकते हैं, लेकिन यही एकमात्र जगह है जहां वह आपके लिए रह सकती है। अन्यथा ये दुष्ट आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी और तुम दोनों प्रेतवाधित हो जाओगे।